क्राइम ऑफ द सेंचुरी यही नाम दिया गया था। लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुई इस घटना में आज भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। 1 मार्च 1932 को 20 महीने के बच्चे चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसकी रिहाई के लिए फिरौती भी मांगी जाती है। फिरौती की रकम हर एक समय बदलती जा रही थी और अंततः 2 महीने बाद 12 मई को सड़क के किनारे उसकी छत विछत लाश मिलती है और इस हाई प्रोफाइल केस की जांच शुरू की जाती है और फिर कुछ सबूतों के आधार पर एक व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाती है। आखिर वो हाई प्रोफाइल केस किस लिए बना? उसे किसने मारा था? उसे किसने किडनैप किया था? इन सभी चीज़ों को आज की इस कहानी में जानेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। यदि आपको हॉरर, थ्रिलर और क्राइम जैसी कहानी पसंद आती है तो आप सही जगह पर आए हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप इस पर अपलोड होने वाले किसी भी नए एपिसोड को ना चूकें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एन मोरो लिंडबर्ग एक राजनयिक की बेटी थी और चार्ल्स लिंडबर्ग एक विमान चालक थे। चार्ल्स लिंडबर्ग वही शख्स थे जिन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी करके प्रसिद्धि हासिल की थी और इसी कारण वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे। और इन्हीं के परिवार में चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का जन्म हुआ था। 1 मार्च 1932 को महज 20 महीने का चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर न्यू जर्सी के ईस्ट एम्वेल स्थित अपने घर के बेडरूम से गायब हो गया था। अभी अभी कुछ समय पहले ही जिस शख्स ने पूरी दुनिया में एक लंबी उड़ान भरने की प्रसिद्धि पाई थी, उसके घर से उसके बेटे का अपहरण कर लिया जाता है। न्यू जर्सी पुलिस तुरंत ही एक्टिव हो जाती है और फिर इस केस की जांच में जुट जाती है। पुलिस वालों को अपहरण के बाद उसके घर पर एक लकड़ी की सीढ़ी मिलती है, एक छेनी मिलती है और फिर एक फिरौती की चिट्ठी भी पुलिस वालों के हाथ लगती है। पुलिस वालों को जो सीढ़ी हाथ में लगी थी वो 2 सीढ़ियों से जोड़ करके तैयार किया गया था और वो फर्स्ट फ्लोर के उस खिड़की के पास लगी हुई थी जहां पर चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर अपने कमरे में था। और जो चिट्ठी पुलिस वालों के हाथ लगी थी उस पर $50,000 की फिरौती की रकम की मांग की गई थी। पुलिस वाले काफ़ी उलझन में पड़े हुए थे क्योंकि जिस वक्त बच्चे का अपहरण किया गया था उस वक्त काफ़ी बारिश थी और ऐसे में दूसरी मंजिल से बच्चे को लेकर बाहर आना काफ़ी जटिल लग रहा था क्योंकि जिस वक्त बच्चा गायब हुआ था उस वक्त घर पर 5 वयस्क लोग थे और फिर उनका एक कुत्ता भी मौजूद था। पुलिस वालों ने जब चार्ल्स जूनियर के कमरे की तलाशी ली तब उन लोगों को फर्श में कुछ मिट्टी के निशान मिले और जिस खिड़की से उसे बाहर ले जाया गया था उस खिड़की के नीचे कुछ पैरों के निशान भी थे जिसे मापना असंभव था। और जिस सीढ़ी का उन लोगों ने इस्तेमाल किया था शायद चढ़ते वक्त वह सीढ़ी बीच में ही टूट गई थी जिसे बाद में जोड़ करके फिर से तैयार किया गया था। जैसे जैसे घटना के दिन बीत रहे थे एक एक करके फिरौती के लिए चिट्ठियां उन लोगों को अलग अलग रूप में मिल रही थी जिसमें समय के साथ फिरौती की रकम भी बढ़ती जा रही थी। उस वक्त आज की तरह के एडवांस कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, इसलिए परिवार वाले अपनी बातों को न्यूज़पेपर के माध्यम से अपहरणकर्ताओं तक पहुंचा रहे थे
और अपहरणकर्ता अलग अलग माध्यम से परिवार वालों तक अपनी चिट्ठियां पहुंचा रहा था। घटना के लगभग 2 महीने बाद 12 मई 1932 को लिंडबर्ग के घर से लगभग 4.5 मील दक्षिण पूर्व में हाईवे से 45 फीट की दूरी पर माउंट रोज, न्यू जर्सी के पास छोटे बच्चे की छत बिछत लाश पुलिस वालों को मिलती है। उसका सिर कुचला हुआ था, खोपड़ी में छेद थे और शरीर के कुछ अंग गायब थे। 100 की पहचान कर ली जाती है और फिर 13 मई 1932 को ट्रेंटन, न्यू जर्सी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कोरोनर की जांच से यह पता चला कि बच्चे को लगभग 2 महीने पहले ही मार दिया गया था और उसकी मौत सिर पर चोट लगने के कारण हुई थी। न्यू जर्सी स्टेट पुलिस ने 26 मई 1932 को किडनैपर्स के बारे में जानकारी देने वाले को $25,000 इनाम के रूप में देने की घोषणा की। पुलिस ने जांच के क्रम में 10 जून 1932 को चार्ल्स जूनियर की नानी के घर काम करने वाली वायलेट शार्प से, जो वेट्रेस का काम करती थी, पूछताछ किया और उसके तुरंत बाद ही उसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस वाले 1 मार्च 1932 को भी उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन पुलिस वालों को वो जरा सी भी संदिग्ध नज़र नहीं आई थी। इधर फिरौती के रूप में दी गई रकम में से $40,000 गोल्ड सर्टिफिकेट के रूप में किडनैपर्स को दी गई थी। पुलिस चाहती थी कि किडनैपर्स उन गोल्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करे और आसानी से पुलिस उसे धर दबोचे। और इसी जांच के क्रम में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लोगों से अपील की कि वे लोग अपने गोल्ड सर्टिफिकेट को ट्रेजरी में जमा कर दे। साथ ही साथ सारे बैंक में फिरौती के रूप में दी गई गोल्ड सर्टिफिकेट के नंबर्स भी उपलब्ध करा दिए गए थे ताकि उसकी कड़ाई से जांच की जा सके। अंततः 18 सितंबर 1934 को एक बैंक में फिरौती के रूप में दिए गए एक $10 के गोल्ड सर्टिफिकेट जमा किए गए थे और ये $10 के गोल्ड सर्टिफिकेट गैसोलीन कंपनी के एक कर्मचारी को गैसोलीन खरीदने के एवज में प्राप्त हुए थे और उस कर्मचारी को $10 के गोल्ड सर्टिफिकेट पर कुछ संदेह हुआ तो उसने खरीदार के लाइसेंस नंबर दर्ज कर लिए और यह लाइसेंस नंबर ब्रूनो रिचर्ड हॉन्टमैन 1279 ईस्ट 222 स्ट्रीट, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क को जारी किया गया था। 19 सितंबर 1934 की सुबह 35 वर्षीय जर्मन कारपेंटर हॉन्टमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस वालों को हॉन्टमैन के घर से एक जोड़ी जूते मिलते हैं जिसकी खरीदारी 8 सितंबर 1934 को फिरौती की रकम $20 से की गई थी। जब हॉन्टमैन के घर में बनी एटिक के लकड़ियों का मिलान किडनैपिंग के समय इस्तेमाल की गई सीढ़ियों के लकड़ियों से किया गया तो वे मेल खा रहे थे। इतना ही नहीं, 11 साल से रह रहे हॉन्टमैन का एक आपराधिक रिकॉर्ड भी था और उसने जेल की सजा भी काटी थी। गिरफ्तारी के अगले दिन उसके घर के गैरेज से $13,000 से अधिक के गोल्ड सर्टिफिकेट भी बरामद किए गए थे और इन्हीं सभी सबूतों के आधार पर जूरी ने हॉन्टमैन को चार्ल्स जूनियर के हत्या का दोषी पाया और उसे सजाए मौत की सजा सुना दी। और फिर 3 अप्रैल 1936 की रात 8:47 में ब्रूनो रिचर्ड हॉफ्टमैन को बिजली का झटका दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस घटना के लगभग 100 साल बाद भी चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर की मौत के पीछे की वजह आज तक उजागर नहीं हो पाई है। लगभग 100 साल बाद यह केस फिर से चर्चा में तब आया जब हॉफ्टमैन की परपोती भतीजी सीजन लब ने हाल ही में डीएनए के जरिए और आधुनिक विज्ञान की मदद से पुराने संदेह का
पता लगाने के लिए फैसला किया। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स करके जरूर बतलाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।